नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व की विशेषता और जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया व्यक्तित्व का एरिक्सन के द्वारा, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। एरिक्सन के द्वारा जो 8 अवस्थाएं दी गई थी उसके बारे में बता दिया। आज मैं आपके सामने लेके आऊँ सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया मित्र? सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिर्फ कहीं कहीं ऑप्शन आपसे फ्रायड ही पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड था। और सिगमंड फ्रायड का जन्म कहाँ हुआ था मित्र? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑस्ट्रिया। शॉर्ट में इनको ऑस्ट्रिया लिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलिएगा, ध्यान देंगे तो इन्होंने जो बताया आपने सुना होगा मित्र, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन, ये आपने सुना होगा। इन्होंने मन के प्रकार का भी बताया था, मन 3 प्रकार के होते हैं। और जब सिगमंड फ्रायड जी ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में के अंतर्गत व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे थे, व्यक्तित्व का प्रकार बता रहे थे, तो सभी व्यक्तित्व के प्रकार को मन से जोड़ करके बताया है। तो आप यहाँ थोड़ा सा हेडिंग बढ़ा लीजिएगा, व्यक्तित्व का प्रकार में जो हेडिंग बढ़ाइएगा, व्यक्तित्व का प्रकार मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के अनुसार, ये व्यक्तित्व के अंदर ही पढ़ रहे हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्र, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। चलिएगा, मैं शुरू करता हूँ। मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी साथ में बनाइए, शॉर्ट में नोट्स बनेगी, सारी बातें आपको समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। चलिए, पहले लिखिएगा अचेतन मन, अचेतन मन। चलिएगा, अचेतन मन लिखने के बाद दूसरे नंबर पे लिखिएगा अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन। और मित्र, अर्धचेतन मन को हम अवचेतन मन के नाम से भी जानते हैं, अवचेतन मन। आगे मन जोड़ लीजिएगा आप। चलिएगा, और नीचे लिखिएगा ये चेतन मन, मज़ा भी आएगा आपको आज। चेतन मन, ये चेतना मैंने लिख दिया, चेतन मन, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा साथियों, अब ये पहले मन के प्रकार बताएं। कौन? सिगमंड फ्रायड जी ने मन का प्रकार बताया। मन के 3 प्रकार बताएं, और जब ये व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहे थे, इसी मन के प्रकारों से व्यक्तित्व का निर्धारण 3 प्रकार व्यक्तित्व का उन्होंने बता दिया। आप सुने होंगे मित्र, इदम अहम परा अहम, सुने हैं ना? इदम अहम परा अहम। आइए, मज़ा आएगा आपको। इदम अहम परा अहम, जिसको हम परा अहम को कहते हैं सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं। इसको लिख लीजिएगा, सुपर ईगो, ये सुपर ईगो हो गया मित्र। और जो अहम है इसको सिर्फ ईगो के नाम से जानते हैं, ईगो। और इदम को आईडी लिखते हैं कहीं कहीं पे। चलिएगा, इतना आप लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो मैं समझाऊं। चलिएगा, सुनिएगा साथियों, सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताएं, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन बताया। जो चेतन मन बताया, चेतन मन को जोड़ दिया इदम से, और अर्धचेतन को मन से जोड़ दिया अहम से, और चेतन मन को जोड़ दिया परा अहम से, सुपर ईगो से जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में जब बताया, अब चेतन मन जहाँ पे आप लिखे हैं मित्र, चेतन मन में लिख लीजिएगा, उसी के सामने आप चेतन मन में लिखिएगा मित्र। चेतन मन हमारे शरीर में कितनी % पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में 90% पाई जाती है। और ये जो चेतन मन है ये मित्र पाई जाएगी 10%। बोलने में अगर उल्टा फेर हुआ होगा तो फिर से सुन लीजिएगा। अचेतन मन हमारे मस्तिष्क में 90% पाई जाती है, चेतन मन 10% पाई जाती है। यही 90% मित्र मैं ऊपर का मिटाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा मित्र। यही जो 90% है, यही हमारे लक्ष्यों से हमको भटका देता है, दूर कर देता है। हर व्यक्ति शुरू में सपना अपना सजोता है, मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, टीचर बनना, अध्यापक बनता है। लेकिन यही 90% ईगो जो है 10% पे क्या पड़ता है मित्र? भारी पड़ जाता है। यही जो आइडिया 10% सुपर ईगो बार बार उसको दबाता, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है।
इसीलिए हम अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। और इसको जो जोड़ दिया, किससे, अचेतन मन को इदम से जोड़ दिया, अर्धचेतन मन को अहम से जोड़ दिया, चेतन मन को परा अहम से जोड़ दिया। ये आईडी ईगो सुपर ईगो लिखे आपके सामने मित्र। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्र, इसमें एक बात और याद रखिएगा मित्र, जो अचेतन मन है ये कैसा है, ये जन्मजात है। लिख लीजिएगा, अचेतन मन क्या होता है, जन्मजात होता है। अर्धचेतन मन और चेतन मन ये दोनों क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, अर्थात पैदा होने के बाद ये अर्जित के। इतना आप जरूर लिखिएगा मित्र। अचेतन मन कैसा होता है, ये जन्मजात होता है। अर्धचेतन मन और चेतन मन कैसा होता है, अर्जित होता है। अब और ध्यान से सुनिएगा, अचेतन मन के अंतर्गत आता कौन कौन है, इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। दमित इच्छा, दमित इच्छा, दमित इच्छा का मतलब जो हमारी इच्छाएं क्या कर दें, खत्म कर दें। इसीलिए हमारी इच्छाएं जो बनी रहती हैं, लोगों की इच्छाएं सभी कि हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। दमित इच्छा आ जाएगा, भावना इसके अंतर्गत आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा साथियों। चलिए, भावना आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, मूल प्रवृत्ति आ जाएगी, मूल प्रवृत्ति आ जाएगी मित्र, और असामाजिक कार्य आ जाएंगे। जितने असामाजिक कार्य हैं, असामाजिक कार्य आ जाएंगे। और सबसे जो काम वासना भरी रहती है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो नाम से कहा, वो भी इसी में आता है। तो इसी के अंतर्गत लिख लीजिएगा, कहीं कामा करके क्या लिखिएगा, काम वासना, काम वासना लिख लीजिएगा। और इसी को अभी और जब आगे बताएंगे तो बताएंगे। चलिए ठीक है। तो अचेतन मन के अंतर्गत क्या क्या आएगी, दमित इच्छा आ जाएगी, भावना आ जाएगी, संवेग आ जाएगी, मूल प्रवृत्ति आ जाएगी, काम वासना आ जाएगी और असामाजिक कार्य आ जाएंगे। अब ये 90% पाया जाता है किसमें, अचेतन मन में। और ये होता है क्या मित्र, जन्मजात होता है। यही चीज़ जब इस पे हावी बढ़ती है तो हमारे चेतन मन को क्या कर देती है, दबा देती है। और जो सामाजिक कार्य होते हैं वो कैसे कार्य में बदल देती है, इनको असामाजिक कार्य में बदल देती है। और इसकी जो गहराई होती है मित्र, अगणित गहराई होती है। अगणित लिखिएगा, अगणित गहराई होती है, अर्थात हम इसको माप भी नहीं सकते हैं। ये इतना खराब है, ये इतना खराब। आपको कहते हैं ना कि आपको इदम हो गया है, आपको अहम हो गया है, आपको पराहम हो गया है, तो वही बात आज हो रही है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि अचेतन मन जो है हमारे मस्तिष्क में 90% पाया जाता है, और ये कैसा होता है, जन्मजात होता है। इसके अंतर्गत दमित इच्छा, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, काम वासना, असामाजिक कार्य, अगणित गहराई होती है। चलिएगा साथियों, अब मैं आगे बात करता हूँ। चलिएगा साथियों, और ये जो अर्धचेतन और चेतन मन है, ये कैसे कार्य होते हैं, ये नैतिक के आधार पे कार्य करते हैं। नैतिक कार्य, आप कोई कार्य करने से पहले सोचने जाते हैं, अरे ये कार्य ठीक है, समाज मुझे गलत तो नहीं दोस्त करार देगा, समाज मुझे गलत तो नाम नहीं देगा। बार बार किसी काम को करने से पहले आपके मन में विचार आता है, समाज मुझे गलत तो नहीं कहेगा। 10% ये बार बार पूछता है, लेकिन ये 90% हावी होने के बाद लेकिन फिर भी आपको ये दबा देता है। और जो सुपर पर अपना, सुपर ईगो पर, अहम पर अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, उन पे हावी क्या हो जाता है, इदम हावी हो जाता है, अर्थात अचेतन मन हावी हो जाता है किस पे, चेतन वाले मन पर, और व्यक्ति गलत कार्य कर बढ़ता है। चलिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने से 60 नोट्स बनाइएगा मित्र, आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, अब आगे बढ़ेंगे, इनके सिद्धांत को और क्या क्या कहा गया, और एक दो जो वाक्य है सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया उसको याद कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं के आधार पे। चलिएगा साथियों, चलिएगा ध्यान दीजिए। अब इसमें एक आप लिखिएगा, जो ये सिगमंड फ्रायड ने मनोसामाजिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, इन्हीं के सिद्धांत का ये ऐसा व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत माना जाता है। तो लिखिएगा, इसी में एक कामा करके लिखिएगा, व्यक्तित्व का नंबर 1 है भाई,
व्यक्तित्व का व्यापक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। व्यापक सिद्धांत, इनके सिद्धांत को व्यक्तित्व के व्यापक सिद्धांत जानते हैं और यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत था। और यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत था। आपको अपने से नोट्स बनानी है तो मित्र ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिएगा, व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर इसी में लिख लीजिएगा मित्र, जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। आपसे पूछ लेगा कि चेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण करता है कि अर्धचेतन मन करता है कि अचेतन मन करता है कि चेतन मन करता है, तो इसमें लिखिएगा अचेतन मन जो हमारे शरीर में कितना होता है, 90% भाग इसका होता है, 90%। ब्रैकेट में लिख लीजिए, याद करने के लिए मैं लिखा दिया। अचेतन मन हमारे शरीर का, या हमारा भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे शरीर का व्यक्तित्व निर्धारण करता है। व्यक्तित्व निर्धारण करता है। चलिएगा लिखिएगा जल्दी से। और इनका जो तीसरा नंबर, ये तीसरी जो बात कहे थे सिगमंड फ्रायड जी ने, तीसरी बात कही थी, मूल प्रवृत्ति को यौन बल पर जोर दिया जाता है। अर्थात जो मूल प्रवृत्ति होती है वो यौन बल पर जोर देती है। मूल प्रवृत्ति किस पे जोर देती है? मूल प्रवृत्ति, ये लिखिएगा, मूल प्रवृत्ति है मित्र, मूल प्रवृत्ति यौन पर बल देती है। यौन ऊर्जा पर लिखिएगा और मज़ा आ जाएगा। यौन ऊर्जा पर बल देती है। चलिएगा फिर से पढ़ते रहें। व्यक्तित्व का व्यापक सिद्धांत, और यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत था। आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत दिया। और दूसरा नंबर लिखिएगा, चेतन मन जो हमारे शरीर में 90% है, हमारे शरीर का व्यक्तित्व निर्धारण करता है। तीसरा है, मूल प्रवृत्ति यौन ऊर्जा पर बल देती। इस बात को आप याद रखिएगा। सिगमंड फ्रायड इसी के पुजारी थे, यौन के। चलिएगा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ध्यान दीजिए। अब इसी पे जब इन्होंने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा मूल प्रवृत्ति जो है वो यौन ऊर्जा पर बल देती है, और इन्होंने इसको डिफाइन भी किया, कैसे? वर्ष में बता करके। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने आप हेडिंग डालिएगा, मनोलैंगिक अवस्थाएं। हेडिंग डालिएगा, मनोलैंगिक अवस्थाएं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है मित्र, फिर भी मैं आपके लिए लगा हूँ। इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर किया करिए। चलिएगा, मनोलैंगिक अवस्थाओं में इन्होंने अब बांट करके बताया। इन्होंने बांट करके बताया, क्या बांट करके बताया? अवस्थाओं में बांट दिया इन्होंने। पहली अवस्था उन्होंने बताया क्या? मुखावस्था। और मुखावस्था बताया, मुखावस्था की उम्र जो उन्होंने बता दिया वो 0 से 1 वर्ष बता दिया। आप भी लिखते चलिएगा, 0 से 1 वर्ष मुखावस्था में बता दिया। फिर जो दूसरी इन्होंने अवस्था बताई मित्र, इनकी जो दूसरी अवस्थाएं बताई, गुदा अवस्था बताया। ये मुद्दा लिखा गया, गुदा अवस्था, गुदा अवस्था। और गुदा अवस्था की एज जो होगी मित्र वो हो जाएगी 1 से 3 वर्ष। और तीसरी उन्होंने जो अवस्था बताया मित्र, इन्होंने तीसरी अवस्था का नाम दिया लिंगी अवस्था। और लिंगी अवस्था को ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा, लिंगी अवस्था। और लिंगी अवस्था को हम किस अवस्था के नाम से और जानते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, शैशनावस्था के नाम से जानते हैं। और ये शैशनावस्था की जो एज इन्होंने बता दी मित्र, वो 3 से 6 वर्ष बताई है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने बताया है। सारे सिगमंड फ्रायड ने बताया है। और ये जो मनोलैंगिक अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, ये मनोलैंगिक अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था। चलिएगा, और जो अगली अवस्था इन्होंने बताया मित्र, चौथी अवस्था इन्होंने बता दिया, किसकी अवस्था? सुप्ता अवस्था। सुप्ता अवस्था।
सुप्तावस्था बताया, और सुप्तावस्था की जो उन्होंने एज बता दिया मित्र, उन्होंने बताया 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष, ध्यान दीजिएगा साथियों, अभी मज़ा भी आएगा जब इसको हम समझाएंगे तो। और 5वां नंबर इन्होंने जो बता दिया मित्र, ज्ञान, कहीं कहीं आप ज्ञानेंद्रिय लिखते हैं, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, जनेंद्रिय है, अर्थात जननांगों की जनेंद्रिय है। ध्यान दीजिएगा, आप ज्ञानेंद्रिय कहीं कहीं लिख देते हैं, जनेंद्रिय अवस्था। और जनेंद्रिय अवस्था की उम्र जो मित्र बता दिया 12 से 18 वर्ष बता दिया, कहीं कहीं 13 वर्ष दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं 13 से 18 दिया है, कहीं कहीं 12 से 18 दिया, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिएगा, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मुखावस्था को सिगमंड फ्रायड ने बताया, तो इस समय कहा कि जो बच्चा बालक जब पैदा होता है वो सेक्स का अनुभव कैसे करता है, वो उसका जो सेक्स का प्रमुख केंद्र अर्थात क्या होता है, मुख होता है। प्रमुख केंद्र इसमें क्या होगा मित्र, मुख होगा। प्रमुख केंद्र क्या होगा, मुख होगा। और चलिए कैसे, जब बच्चा 1 वर्ष का होगा, जब बच्चा पैदा, जब से जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक बच्चे का जो सेक्स करने की अनुभूति होती है, अर्थात उसका जो प्रमुख केंद्र होगा वो मुख होता है। आप देखते हैं कि बच्चा स्तनपान करता है, अर्थात ऐसे सीधे सीधे कर ले, स्तनपान जब बच्चा करता है तो सेक्स का अनुभव करता है। चलिएगा, उसका प्रमुख केंद्र क्या होता है, मुख होता है। चलिए, अब जब बच्चा होता है क्या, दूसरी अवस्था में आता है गुदा अवस्था में, 1 से 3 वर्ष के अंतर्गत जब बच्चा होता है तो वो उसका सेक्स का प्रमुख केंद्र क्या होता है मित्र, मलमूत्र त्याग करने का मार्ग। मलमूत्र त्याग करने का मार्ग, मलमूत्र के त्याग करने के मार्ग के द्वारा वो अनुभव करता है, किसका, काम वासना का, सेक्स का। चलिएगा, अब ये है लिंगी अवस्था अर्थात सैसना अवस्था, 3 से 6 वर्ष मित्र है। इसमें जो सेक्स की भावना जो होती है साफ साफ दिखती है। अच्छा, ये भी कह ले सेक्स एक क्या है, एक प्रश्न बनता है, सेक्स क्या है। सॉरी, आपके सामने एक सीटेट में प्रश्न बना था, सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, लिंग क्या है। लिंग एक सामाजिक संरचना है या फिर शारीरिक संरचना है, तो याद रखिएगा मित्र, जो सेक्स बार बार कह रहे हैं हम, सेक्स एक सामाजिक संरचना है, ना कि लिंग का निर्धारण करता है। सेक्स समाज का निर्धारण करता है, यहीं से प्रश्न बनता था। और अधिकांश टीचर इसको गलत पढ़ाते थे और अधिकांश बच्चे भी शारीरिक संरचना मार के चले जाते हैं। 3 से 6 वर्ष के अंदर जब बालक हो जाता, बालिकाएं हो जाती हैं, तो उनकी आवाज़ स्पष्ट साफ आने लगती है। वो बोल के द्वारा ही बता सकते हैं आप कि ये बच्चा है कि बच्ची है। समझ में आ रहा है, उनमें अंतर साफ साफ दिखाई देने लगता है, चेहरे से, उनके आँख से, उनकी हाव भाव अवस्थाओं से, बात करने के तरीके से। अर्थात जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है तो उसकी जो सैसनावस्था क्या हो जाती है, सैसनावस्था में होता है। चलिएगा, और ये सक्रिय हो जाते हैं, इनकी काम वासना क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है अपने समवयस्कों के साथ, अपने समवयस्कों के साथ। चलिएगा, अपने समवयस्कों के साथ। चलिएगा, ये लिंगी अवस्था होगी। अब सुप्ता अवस्था की मात्र वृत्ति करते हैं 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष का मतलब मित्र, इसमें सेक्स का अनुभव बिल्कुल बच्चे को नहीं होता है। सुप्तावस्था में अर्थात क्या, बालक के अंतर्गत सेक्स की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। सुप्तावस्था को आप बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। 6 से 12 वर्ष, इसमें मैंने जब आपको अवस्थाएं पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। बाल्यावस्था में सेक्स क्या होता है, बच्चे में नहीं होता है, अर्थात काम वासना की भावना बच्चे में नहीं होती है। तो आप यहाँ पे लिख क्या सकते हैं मित्र, काम वासना शांत हो जाती है, काम वासना शांत हो जाती है। चलिएगा, जैसे ही बच्चा सुप्त अवस्था से आता है किसमें, जनेंद्रिय अवस्था में, तो पुनः उसकी जो सेक्स होती है, काम वासना, उसके जनन अंगों में आ जाती है। साथियों, आप जानते हैं इसके बारे में, ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जनेंद्रिय अवस्था में लिखिएगा, पुनः जनन अंगों में आ जाती है, पुनः जनन अंगों में आ जाती है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं तेजी से थोड़ा लिखा हूँ, पढ़ भी दे रहा हूँ, पुनः जनन अंगों में आ जाती है। चलिएगा, एक बार समझ लीजिए साथियों,
जब बच्चा होता क्या मुखा अवस्था में, तो काम वासना का अनुभव क्या करता है, मुख के द्वारा अर्थात चूस करके करता है। उसका सेक्स का प्रमुख केंद्र, काम वासना का प्रमुख केंद्र क्या होता है, मुख होता है। जब बच्चा होता है गुदा अवस्था में 1 से 3 वर्ष के बीच, तो वो जो उसका सेक्स का अर्थात प्रमुख केंद्र होता है, काम वासना का प्रमुख केंद्र होगा, वो मूल मूत्र त्याग करने का जो मार्ग होता है वो काम वासना का प्रमुख केंद्र होता है। जैसे बच्चा आता है लिंगी अवस्था में, लिंगी अवस्था को सैसना अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसकी एज जो होगी मित्र 3 से 6 वर्ष होगी। इसमें सैसना अवस्था जो काम वासना की भावना होती है वो सक्रिय हो जाती है और वो साफ साफ दिखती है। चलिएगा, और जो चौथा अवस्था की बात करेंगे मित्र, सुत्ता अवस्था। सुत्ता अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष। नाम से ही पता चल गया सुत्ता अवस्था अर्थात क्या, काम वासना हो जाती है शांत। इसे कहते हैं क्या, काम वासना हो गई शांत। लेकिन बालक जैसे ही आता है किसमें, सुत्तावस्था से जनेंद्रिय अवस्था में आ जाता है, पुनः उसकी जो सेक्स की प्रवृत्ति होती है उसके अब जन्नांगों में आ जाती है और इसी अवस्थाओं में बालक अपनी शादी विवाह करने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न कैसे एग्जाम में बनेगा। प्रश्न इस तरह से एग्जाम में बनेगा, किस अवस्था में काम वासना शांत हो जाती है, तो सुत्ता अवस्था में शांत हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न इस तरह से बनेगा, किस अवस्था में काम वासना जनन अंगों में प्रवेश करती है, तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था में करती है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस अवस्था में बालक के प्रमुख केंद्र काम वासना जो था मुख के द्वारा होता है, तो मुखावस्था होता है। किस अवस्था में बच्चों की जो काम वासनाएं होती हैं वो मल मूत्र त्याग करने के मार्ग के द्वारा होता है, तो गुदावस्था में होता है। और किस अवस्था में सक्रिय समूहों के साथ होता है, तो लिंगी समूहों के साथ होता है। आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको हटाऊंगा तुरंत। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे और बात करता हूं, कुछ मनोवैज्ञानिक इसी में जोड़ देता हूं, समय भी है और आपको जल्दी से समाप्त भी करना है। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब क्रैस्मर ने और जो है क्रैस्मर सैंडल, 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा आपके सामने। सेल्डन और क्रैचमर, ध्यान दीजिएगा साथियों, सेल्डन और क्रैचमर। चलिएगा साथियों, अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना, कहीं कहीं शरीर संरचना दिया रहता है तो आपको डरने और की बात एकदम नहीं है। शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर क्या मुझे पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है मित्र। ये बार बार याद रखिएगा, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व हमें 2 लोगों के अनुसार पढ़ना है। कौन कौन, एक सेल्डन है और एक क्रैस्मर है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको मैं तुरंत याद करा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कीवर्ड देता हूँ, उसी कीवर्ड से आप याद कर लेंगे कौन सेल्डन के है और कौन क्रैस्मर के है। ध्यान दीजिएगा, इधर करिए, आप एक तरफ करिए मित्र सेल्डन और एक तरफ करिएगा क्रैस्मर। सुनिएगा, कहीं कहीं पे क्रैचमर दिया है और कहीं कहीं पे क्रैस्मर दिया है, तो आपको घबराने की कोई बात इसमें नहीं आपको। चलेगा, याद कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे क्रैचमर दिया है उनके सिद्धांत के अंतर्गत वो जो बताए हैं वहाँ के अंतिम में क्या आएगा, काय आएगा। अभी मैं लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा मित्र। और जहाँ जहाँ पे सेल्डन है उनके अंतिम में आएगा क्या आएगा मित्र, कार आएगा। अब आइएगा, अभी मैं लिखूंगा तो आपको तुरंत अपने आप याद हो जाएगा, मुझे बस समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सेल्डन ने भी 3 प्रकार बताए, किसके, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन, सेल्डन ने बताया। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व के 3 प्रकार सेल्डन ने बताए। जो पहला प्रकार बताया, उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर गोलाकार, और दूसरा उन्होंने बताया क्या मित्र, आयताकार, और जो उन्होंने तीसरा मित्र आपके सामने मैं बता रहा हूँ वो होगा लंबाकार। ध्यान दीजिएगा, ये 3 बताए। हमें सेल्डन का याद करने के लिए लास्ट में कार आ रहा है कि नहीं। अब आपसे कोई पूछ दे प्रश्न बना करके, निम्न में से सेल्डन के द्वारा शरीर रचना का सिद्धांत नहीं दिया गया है, एक दे दे गोलाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा लंबाकार और चौथा ऑप्शन कोई आपको उठा दे। अभी जो मैं इनका क्रैस्मर का पढ़ाऊंगा काय, क्रिस काय, तो क्रिस काय नहीं होगा, कार सेल्डन। याद रखिएगा, कार किसका है मित्र, सेल्डन का है, और क्रैस्मर किसका है, काय का है।
चलिएगा ध्यान दीजिएगा, क्रैसमर के अंतर्गत काय आएंगे तो इसके बारे में बात करूंगा। कहीं कहीं पे मित्र 4 दिए हैं, लेकिन वास्तविक मैंने कई किताबों का अध्ययन करने के बाद पाया कि ये भी 3 ही प्रकार बताए हैं। एक कौन सा, क्रिसकाय, क्रिसकाय, और दूसरा उनका जो सिद्धांत है मित्र पुष्टकाय। पुष्टकाय को हम सुडोल का पुष्ट कहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत सुडोल है, पुष्टकाय, पुष्टकाय। और जो अगला मित्र है वो स्थूलकाय है, तीसरा उन्होंने जो बताया स्थूलकाय। आपको दिख रहा है क्या स्थूलकाय? चलिएगा साथियों ध्यान दीजिए, स्थूलकाय है, ये स्थूलकाय आपको दिख रहा होगा वीडियो में। चलिए स्थूलकाय को इन्होंने एक और क्या कह दिया, स्थूलकाय को ही लंबकाय कह दिया। ये लंबकाय डाट करके लिख लीजिएगा, लंबकाय। और पुष्टकाय को क्या कह दिया, सुडोलकाय कह दिया, जैसा मैंने आपसे बताया था। सुडोलकाय कहते हैं ना, इनकी बॉडी बड़ी सुडोल है, सुडोलकाय। अब ध्यान दीजिएगा, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, ये कार लास्ट में आया ना, कार आया तो किसके अंतर्गत आया मित्र, ये सेल्डन के अंतर्गत आया। अब क्रैसमर का देखिए काय लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, काय काय काय, गोलाकार तो किसका अंतर्गत आ गया, क्रैसमर के अंतर्गत आ गया। और कार किसके अंतर्गत आया, सेल्डन के अंतर्गत है। ये आपको याद हो गया होगा। शरीर रचना के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक थे, सेल्डन और क्रैसमर, जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया। याद करने के लिए मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपसे बातें कर लूँ कि गोलकार, आयताकार, लंबाकाय के अंतर्गत कोई किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं, इनका चेहरा कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, क्या पसंद करते हैं, इसके बारे में बात करूँगा। अब जहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, चलिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये डायरेक्ट जैसे बनाए, इनको सिर्फ याद करना। इन्होंने इसके बारे में डिफ़ाइन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने डिफ़ाइन किया था। इन्होंने डिफ़ाइन किया तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा। इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप गोलाकार बनाइएगा, गोलाकार के सामने 4 कॉलम ऐसे कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इन्होंने सेल्डन ने बताया जो व्यक्तित्व गोलाकार होते हैं वो कैसे होते हैं, हंसमुख होते हैं, परंपरावादी होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं और हर चीज़ के शौकीन होते हैं। तो लिख लीजिएगा क्या, हंसमुख, उनका चेहरा क्या होगा, हंसमुख होगा, और परंपरावादी होंगे, हंसमुख चेहरा, परंपरावादी होंगे और भोजन प्रिय होंगे, भोजन प्रिय होंगे। और लास्ट क्या होगा, शौकीन होंगे। शौकीन नहीं होता है, शौकीन होता है मित्र। चलेगा, यहाँ पे मैं मात्रा गलत दिया हूँ, शौकीन होंगे का है, शौकीन होंगे। ये किसके अंतर जाए, गोलाकार के अंदर। अर्थात जिन व्यक्ति का शरीर की संरचना क्या रहेगी, गोलाकार रहेगी, अर्थात गोलकार रहेगी, वो व्यक्ति हंसमुख चेहरे का होगा, परंपरावादी अर्थात चली आ रही विचारधाराओं का होगा, भोजन प्रिय होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो शौकीन होगा, गोलाकार के अंतर्गत। अब इसी के आगे मित्र आप 4 कॉलम फिर करिएगा और 4 या 3 कॉलम कर लीजिएगा, 3 ही कॉलम करिए। इसमें आयताकार के अंतर्गत अभी आपको मैं लिखाऊंगा, आयताकार के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। चलिए, ये होंगे रोमांच प्रिय होंगे, रोमांच प्रिय अर्थात क्या, नाटक देखना। आजकल के ज़माने में तो ऑर्केस्ट्रा देखना, भोजपुरी फिल्म देखना, हिंदी फिल्म देखना, हॉलीवुड, मतलब वो क्या, रोमांच करना चाहेंगे। और शरीर से कैसे होंगे मित्र, हष्ट-पुष्ट होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे। और फिर कैसे होंगे वो मित्र, क्रोधी भी होंगे। आयताकार जिनका आकार रहेगा संरचना के आधार पर, वो क्रोधी भी बहुत होंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाते हैं। मेरे मित्र संदीप की तरह, एक मेरे मित्र संदीप जी हैं, उनसे छोटी छोटी बात की जाती है तो वो जल्द ही गुस्सा आ जाते हैं, और इनमें ये भी गुण मिलता है, वो हमेशा फिल्म देखते रहते हैं। चलिएगा, अब मित्र आगे बढ़ेंगे। अब बचा लंबाकार, लंबाकार के अंतर्गत करिएगा मित्र। चलिएगा, लंबाकार के अंतर्गत लिखिएगा, वो क्या होते हैं मित्र, वो हमेशा जो बातें करेंगे मित्र, जो होंगे लंबाकार, वो कैसे होंगे, लंबाकार वाले वो हो जाएंगे हमेशा क्या, वो जल्दी से थकने वाले हो जाएंगे। मतलब कोई कार्य करते रहेंगे तो जल्दी से थक जाएंगे, अर्थात कह देंगे इसमें हम जल्दी थकने वाले होते हैं, जल्दी थकने वाले, जल्दी थकने वाले होंगे मित्र। और कैसे होंगे, वो आलसी टाइप के होंगे, कोई भी कार्य करेंगे हमेशा आलस जैसा उनको भरा रहना है, तो सो के उठे हैं फिर बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आलसी होंगे। और वो हमेशा क्या,
एकांत प्रिय रहना चाहते हैं। एकांत प्रिय रहना चाहते हैं, अर्थात एकांत प्रिय रहना चाहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एकांत प्रिय का मतलब आपने पढ़ा होगा बहिर्मुखी, उभयमुखी और अंतर्मुखी। तो वो कैसे बालक होंगे? अंतर्मुखी बालक होंगे। कौन? ये जो होंगे लंबाकार वाले। आप लिख लीजिएगा। चलिएगा फिर से समझिएगा। शरीर रचना के आधार पर दो मनोवैज्ञानिक थे, एक सेल्डन थे, एक क्रैस्मर थे। क्रैस्मर का सिद्धांत मैंने अभी इधर मिटा दिया, और जो सेल्डन का सिद्धांत दिया था, सेल्डन ने बताया गोलाकार होते हैं, आयताकार होते हैं, लंबाकृत होती है। सेल्डन ने भी 3 प्रकार बताया, क्रैस्मर ने भी 3 प्रकार बताया। 4 प्रकार मत मारिएगा, ऑप्शन में कहीं पूछ दे तो। अधिकांश टीचर आपको 4 प्रकार पढ़ाएं, लेकिन 4 प्रकार नहीं, 3 ही प्रकार क्रैस्मर का, 3 ही प्रकार सेल्डन का है। आइएगा, गोलाकार के अंतर्गत बताया कि जो व्यक्ति गोलाकार होगा शरीर रचना के आधार पर, वो हंसमुख होगा, परंपरावादी होगा, भोजन प्रिय होगा, शौकीन होगा, सभी चीज़ों का शौकीन होगा। आयताकार वाले व्यक्ति जो होंगे वो रोमांचकारी होंगे, हष्ट-पुष्ट शरीर से होंगे, लेकिन भाई क्रोधी भी बहुत होंगे। जो लंबाकार व्यक्ति होंगे वो जल्दी से थकने वाले होंगे, आलसी टाइप में होंगे, एकांत प्रिय होंगे, अंतर्मुखी होंगे। ये मेरे मित्र या मेरे शिष्य की बात कर ले, नवनीत यादव जी हैं। और लंबाकार का मतलब हमसे बड़े हैं, वो हमारे जो है शिष्य भी है। वो जल्दी से, जैसे लगभग उनकी बॉडी 6 फीट की है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। चलिएगा साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, जैसे स्वास्थ्य ठीक होता और अच्छी तरह से मैं वीडियो दूंगा। प्रैक्टिस सेट भी आज आपके सामने पहले दिन गई थी, कुछ उसमें त्रुटियां रही हैं। अब अगले दिन जो प्रैक्टिस सेट जाएंगी उसमें त्रुटियां नहीं लेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्र लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।